नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। देश में अब तक करीब 141 करोड़ कोविड टीकाकरण। 89% वयस्क आबादी को एक खुराक तो 61% को वैक्सीन के दोनों डोज। सरकार का कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण बढ़ाने की रणनीति पर जोर। 17 राज्यों में अब तक 358 ओमिक्रॉन के केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नए वेरिएंट पर भी प्रभावी। वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए डेटा की समीक्षा जारी। दुनिया के 108 देशों में 1.5 लाख से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले। संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही में व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ने जताई चिंता। असम विधानसभा में ओम बिरला का संबोधन। कहा लोकतंत्र में असहमति के कारण गतिरोध होना नैतिक और संवैधानिक रूप से नहीं है सही। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव तैयारियों का मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लिया जायजा। कहा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध आयोग। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले टीके की दोनों डोज लेने की अपील। और चीन के खिलाफ एक बार फिर से सख्त अमेरिका। शिनजियांग में जबरन श्रम से तैयार उत्पादों के आयात पर लगाया प्रतिबंध। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इससे जुड़े कानून पर किए हस्ताक्षर। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में कोविड टीकाकरण जो है वो अब तक करीब 141 करोड़ पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 57 लाख से अधिक खुराकें दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश में कोविड की स्थिति, टीकाकरण और ओमिक्रॉन की स्थिति की जानकारी दी। देश की 89% वयस्क आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिल गई है। 61% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज मिल गई है। लेकिन चिंता का कारण 11 राज्य हैं जहां टीकाकरण कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है। कोरोना की रोकथाम के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण बढ़ाने की रणनीति को जारी रखने की आवश्यकता है। We are proud to say that 60% of adult population has now received both the doses, but we have to make sure that no one is left behind, and this work is completed through the participation of all the citizens, quickest possible. म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं कि आप इस रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकते हैं। आईसीएमआर महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि वैक्सीन बूस्टर शॉट्स पर विचार विमर्श चल रहा है। इसके लिए नीति बनाने के लिए वैज्ञानिक डेटा की समीक्षा कर रहे हैं। आईसीएमआर और डीबीटी मिलकर वायरस को कल्चर करने का काम कर रहे हैं। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ टीकों की प्रभावकारिता का परीक्षण किया जा रहा है। There is a COVID working group which has debated on it several times. Then those recommendations go to the subcommittee of the National Technical Advisory Group of Immunization, following which it goes to the main Technical Advisory Group of Immunization, and then to the NEGVAC, and then finally it is accepted by the Ministry of Health. विश्व में चौथी बार कोविड मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोविड मामले फिर से पीक यानी कि एक दिन में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,64,000 मामले दर्ज किए गए। भारत में पिछले 24 घंटे में 6,650 नए मामले दर्ज किए गए। भारत में पिछले 24 हफ्तों में रोजाना औसतन केस 7,000 है। देश में केवल 20 ऐसे जिले हैं जहां केस पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% है। इनमें से 9 केरल में और 8 मिजोरम में हैं। 22 जिले ऐसे हैं देश में जो कि हमारे लिए चिंता का विषय हैं, और इन राज्यों से जिनमें ये जिले स्थित हैं हम लगातार कंसल्टेशन में हैं, परामर्श में हैं, और हमारी केंद्रीय दल भी इन जगह पर भ्रमण करके टेक्निकल सपोर्ट देते हैं।
ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले और कोविड केस बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में लगा है। अभी 18 लाख से अधिक आइसोलेशन बेड, करीब 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 1,40,000 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पीडियाट्रिक आईसीयू बेड और पीडियाट्रिक नॉन आईसीयू बेड राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं। कोविड की पहली लहर से दूसरी लहर तक ऑक्सीजन की मांग में 10 गुना बढ़ोतरी हुई थी। इसको देखते हुए प्रतिदिन 18,800 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। Today, we have created a capacity of 18,800 metric ton of medical oxygen per day. So that is the kind of significant increase that we have done after the second surge. विश्व के 108 देशों में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए, वहीं 26 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस समय देश के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 358 ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 114 मामले ठीक हो चुके हैं। देश के शुरुआती 183 ओमिक्रॉन मामलों में 121 ने विदेश की यात्रा की थी, 44 विदेश नहीं गए थे, लेकिन ज्यादातर के कॉन्टैक्ट ने विदेश यात्रा की थी। Omicron cases in 17 states and UTs of India. We will now show the same figure in India's map. So there are 17 states and UTs, 358 cases, and 114 of them have recovered. So this is also important. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1.5 से 3 दिनों के भीतर ओमिक्रॉन के मामले दोगुने हो जाते हैं, इसलिए हमें कोविड के उचित व्यवहार से सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि WHO की ओर से तय और भारत में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कोविड और डेल्टा के लिए अपनाए गए थे, वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ओमिक्रॉन पर भी प्रभावी हैं। जो थेरेपेटिक इंटरवेंशन है, यानी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो कोविड के लिए हमने अपनाए थे और डेल्टा के लिए भी अपनाए थे, वो भी VOC है। वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ओमिक्रॉन पर भी प्रभावी होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद और राज्य विधानसभाओं में कार्यवाही में लगातार व्यवधान और गरिमा की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि असहमति के कारण गतिरोध नहीं होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने असम विधानसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्यवाही में बाधा डालना नैतिक और संवैधानिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि भारत जैसा विविधतापूर्ण देश संसदीय लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये उस समय और भी परेशान करने वाला होता है जब ऐसे व्यवधान पूर्व नियोजित होते हैं। सदनों में शालीनता कम हो रही है, गरिमा कम हो रही है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और इस सबको चिंता करनी पड़ेगी हम सबको सामूहिक रूप से। हम इन सदनों को चर्चा और संवाद का केंद्र बनाएं, लेकिन सदनों के अंदर नियोजित तरीके से सदन स्थगित कराना, सदन नहीं चलना, यह हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं नहीं है। राजनीतिक दलों को सलाह देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे जटिल मुद्दों पर चर्चा करें और ये सुनिश्चित करें कि सदन इस तरह से काम करे कि ये लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करे। हमारी लोकतंत्र परंपरा बहुत समृद्ध रही है। जो जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, समस्याएं, कठिनाई हैं, उनके बारे में सरकार का भी ध्यान डालें और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में कोई कमी हो तो उसका भी ध्यान डालें। कानून बनाते समय कोई कमी हो तो उसका भी ध्यान डालें, लेकिन इनको चर्चा संवाद का केंद्र बनाएं, वैधान और हंगामा का केंद्र नहीं बनना चाहिए। एक दिवसीय असम के दौरे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में प्रतिदिन अचीवर्स अवार्ड समारोह की अध्यक्षता की। असमिया संस्कृति और समाज में योगदान देने के लिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे
हस्तियों को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि असम के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव की कृतियों को दुनिया भर में फैलाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा ये सम्मान उल्लेखनीय है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोवना मेन भी उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सम्मान में असम की संस्कृति से लबरेज एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि असम राज्य विविधता में एकता का एक जीवंत उदाहरण है। असम वो सेतु है जो समृद्ध विविधता वाले पूर्वोत्तर हिस्से को शेष भारत से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि ये विविधता हमारे लोकतंत्र को और लचीला बनाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और उनके दल ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग राज्य में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी ढंग से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयोग का प्रयास है कि चुनाव में सभी वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने ये बताया कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष 23 मार्च को संपन्न हो रहा है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी से टीके की दोनों डोज लगवाने की अपील की। साथ ही कहा कि कोविड-19 को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 11,647 मतदाता केंद्र और 150 आदर्श केंद्र बनाए जाएंगे। 80 साल से ऊपर के मतदाताओं के लिए घर से ही मतदान की व्यवस्था की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान पुष्टि पर्ची, वीवीपैट मशीनें लगाई जाएंगी। हम चाहते हैं और हम बना रहे हैं टोटली दे शुड बी एब्सोल्युटली कोविड सेफ पोलिंग बूथ and all arrangements for COVID system will be provided, like mask, sanitizers, thermal scanning will be done of the persons, and social distancing will be maintained. And because of social distancing, we reduce the number from 1,500 to 1,200 on an average. Per polling booth is only 700 persons which are coming, and I hereby announce that way that time of the polling will also be increased by 1 hour. कांग्रेस नेता हरीश रावत की आज दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक हुई और बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान सुलझता नजर आ रहा है। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख होने के नाते राज्य में प्रचार को वो लीड करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नाराजगी जताई थी कि पार्टी संगठन का ढांचा सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय मुंह फेर करके खड़ा हो रहा है। उनके बयान को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया था। चुनाव के बाद लेजिस्लेचर पार्टी बैठती है, कौन उसका नेता होगा उसके विषय में अपनी राय कांग्रेस अध्यक्ष को देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष जो है लेजिस्लेचर पार्टी का कौन नेता होगा उसको तय करती हैं। जो है मैं लीड करूंगा, ये तय हुआ है और लीड करूंगा और सब लोग उस काम में पूरा सहयोग देंगे। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, नजर डालेंगे राज्यों की खबरों पर। Youths play a crucial role in nation building. असम में ही अकेला 35 ITIs है जिसमें काफ़ी सारे कोर्सेस हैं। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे युवा को स्किल एजुकेटेड बनाने में। एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या फिर जॉब्स के लिए हो, एक पॉइंट तक यहाँ पे चीज़ें रहती है, फिर उसके बाद निकलना पड़ता ही है। सिर्फ वाजपेयी जी ही थे जो ये समझते थे कि अगर चुनाव होगा तो लोग इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को नकारेंगे। कैबिनेट में, मंत्रिपरिषद में बहस हो रही है, अटल जी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और जब देखा कि आज ये ऐसा प्रश्न है जो उलझा हुआ है
अच्छा भाई आज छोड़ो, 2 दिन बाद देखेंगे। उन्होंने इंडिया को पहली बार दिखा दिया कि कोएलिशन की सरकार चल सकती है। जब अटल जी पूछते थे चाय पिएंगे तो धीरे धीरे चाय पीता था ताकि ज़्यादा बातचीत करने का मौका मिले। He was leading actually a caretaker government during the Kargil war. हिंदुस्तान में मेरे जैसे करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके जीवन में वाजपेयी जी एक प्रेरणा है। देखिए संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति सदा अटल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब नजर राज्यों से जुड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। हर साल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुजरात का सिख जगत लखपत साहिब में गुरु नानक देव का गुरु पर्व मनाता है। केंद्रीय गृह सचिव ने लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके की घटना पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्रालय में एक और उच्च स्तरीय आंतरिक सुरक्षा बैठक की। इस बैठक में आईबी निदेशक, सीआरपीएफ और एनआईए प्रमुख के साथ साथ बीएसएफ के डीजी और गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी शामिल हुए। बैठक में घटना के ताजा हालातों पर भी संज्ञान लिया गया। मेघालय विधानसभा अध्यक्ष में बाह लिंगदोह ने कांग्रेस के 12 विधायकों के टीएमसी में विलय को मंजूरी दी है। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले से तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में प्रमुख विपक्षी दल बनने की योग्यता हासिल कर ली। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत 164 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई। इससे गांव में 9,200 से अधिक घरों में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोविड की स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मध्य प्रदेश खास सतर्कता बरत रहा है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की तरफ से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 2022 में दुर्गा पूजा उत्सव 10 दिन पहले से शुरू हो जाएंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे अपनी पत्नी के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे और भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की। श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजपक्षे दूसरी बार वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा करने पहुंचे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। प्रदूषण फिर दिल्ली वालों का दम घोट रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक चौथे दिन भी गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ। पूर्वानुमान के अनुसार 25 दिसंबर से स्थिति में सुधार की उम्मीद है। कानपुर के इत्र कारोबारी के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर केंद्रीय एजेंसियों की साझा छापेमारी में 150 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी का पता चला। गुरुवार और शुक्रवार को सीबीआई, जीएसटी और आयकर विभाग सहित कई एजेंसियों ने एक साथ छापेमारी की थी। महाराष्ट्र विधान परिषद ने राज्य में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्रदान करने वाली 2 विधेयकों को आज मंजूरी दी। कल विधानसभा में इसको मंजूरी मिली थी। इससे पहले राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। बांग्लादेश में लोगों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 40 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 200 लोग इस हादसे में झुलस गए। यह आग
बारगुना जा रही नौका MV अभिजन 10 के इंजन कक्ष में तड़के 3 बजे लगी। नौका ढाका से रवाना हुई थी, लेकिन राजधानी ढाका से 250 किलोमीटर दक्षिण में हुई इस घटना में तकरीबन 200 लोग झुलस गए। सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगरों के जबरन श्रम से तैयार उत्पादों का अमेरिका में आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कल इससे जुड़े कानून पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस के मुताबिक शिनजियांग प्रांत में उइगरों से जबरन काम लेने के लिए जिम्मेदार विदेशी लोगों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो भ्रष्टाचार के जुर्म में जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे को विशेष क्षमादान देगा। न्याय मंत्रालय ने कहा कि पार्क को क्षमादान देने का मकसद कोरोना वायरस संक्रमण की मुश्किलों भरे वक्त में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। पूर्व राष्ट्रपति को 2017 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पार्क दिवंगत राष्ट्रपति पार्क chung की बेटी हैं और वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति थीं। और अब खेल की खबर। भारत के दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 1998 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले हरभजन सिंह ने 23 साल के करियर को अलविदा कहा। अपने पूरे क्रिकेट करियर के दौरान हरभजन ने भारत के लिए 711 विकेट लिए। हरभजन सिंह 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे। हरभजन 2007 में T20 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के भी सदस्य थे। हरभजन सिंह भारत के दूसरे स्पिन गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट में 400 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। भज्जी ने अपने 103 टेस्ट मैच के करियर में 417 विकेट लिए थे। वहीं 236 वनडे मैचों में उनके नाम 269 विकेट हैं। और अब बात ठंड के कहर की। कश्मीर में ज़्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने रविवार से 2 दिन तक केंद्रीय शासित प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम बर्फबारी का अनुमान लगाया है। गुलमर्ग रिजॉर्ट समेत घाटी में ऊंचाई वाले कई क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। गुलमर्ग और पहलगाम में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहा। श्रीनगर में तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दक्षिण कश्मीर के कांजीगुंड में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस और कोकेनाग में तापमान 0 से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर में 40 दिन का चिल्लई कलां का दौर 21 दिसंबर से शुरू हो गया। इस दौरान क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ती है और तापमान में भी गिरावट आती है, जिससे यहाँ के प्रसिद्ध डल झील के साथ साथ घाटी के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति लाइनें सहित जलाशय जो हैं वो जम जाते हैं। दिल्ली में आने वाले दिनों में बढ़ती ठंड से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में 5 जनवरी 2022 तक शीतलहर नहीं चलेगी। मौसम विभाग ने ये कहा है कि 27 दिसंबर तक कुछ राज्यों में शीतलहर के साथ बारिश हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है और इसका असर कुछ राज्यों के मौसम पर पड़ सकता है। और इसी के साथ चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं क्रिसमस की तैयारियों से जुड़ी कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ।